तो मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और पावर माइंड की ऐप पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत अच्छा सा रिपोर्ट आया है न्यूज़पेपर के अंदर। इस न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अंदर देश की नेशनल पार्टीज जो हैं या पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज जो हैं वो अपना स्टेटस बदल रही हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट पार्टी से नेशनल पार्टी में बदल रही हैं। कुछ पार्टीज ऐसी थी जो ऑलरेडी बड़ी पार्टीज थी और वो सिकुड़ कर छोटी होती जा रही हैं। उसका सिनेरियो इम्पैक्ट क्या है और इस रीजन से उनका आगे का विजन क्या है और इसको पढ़ने से एक स्टूडेंट को क्या क्या फायदा मिलेगा, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। और टॉपिक के एंड में हर बार की तरह हमने काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो क्वेश्चंस बच्चे के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बच्चों के साथ हम डिस्कस करते जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में सेंटेंस प्लेसमेंट यानी कि एक तरीके से फ्रेम करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये बैंक के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आज का। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना समय खराब करते हुए। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं वोकैबुलरी का, जो कि हर बार हमारा पहला ही टॉपिक होता है। ये कोशिश रहती है हमारी कि वोकैब को ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए ताकि उस वोकैब से एक स्टूडेंट का रीडिंग सेक्शन स्ट्रांग हो जाए और धीरे धीरे हम और ज्यादा इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ पाए। पहला पॉइंट है हमारे पास, हेडिंग है। ध्यान दीजिएगा हेडिंग क्या कहती है। हेडिंग है चेंज इन स्टेटस। स्टेटस में चेंज हो रहा है नेशनल पार्टीज के टैग में। रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टी बन रही है और नेशनल पार्टी रीजनल पार्टीज बन रही है, यानी रिवर्स हो रहा है। एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं असर को। इम्पैक्ट कहते हैं असर कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर उसका क्या असर पड़ता है। अब पहला टॉपिक हमारे पास स्टार्ट होता है, पहला वोकैबुलरी है डायवर्जेंट। डायवर्जेंट में डाया वर्ड जहां पर भी स्टार्ट हो जाए समझ जाना कि वो अलग अलग होने की बात कर रहा है, विभिन्न या अलग अलग होने की बात। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा डिवाइड, डिवाइड के बाद डाइवर्जेंट तो आपने सुना होगा। डिवीजन भी ऐसा ही एक वर्ड है। डाइवर्सिफाई भी एक ऐसा ही वर्ड है। तो डाया मतलब बांटना। बांटने की बात की जाए तो ये एक एडजेक्टिव है दोस्तों। इसका मीनिंग होता है जब आप अलग अलग ऑप्शन पर अलग अलग बातों के अलग अलग मीनिंग लेते हैं। तो विभिन्नताओं की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, डायरेक्शंस में अलग अलग सोच होना, तो उसके लिए वर्ड आता है डाइवर्जेंट। जब रास्ते बट जाते हैं यानी कि दो पार्टीज आपस में टूट जाती हैं तो भी डाइवर्जेंट बनता है। अगला वर्ड आता है प्रिवेल। प्रिवेल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का, स्थान का, विशेष या समय विशेष का किसी बात में विद्यमान होना या प्रचलन में होना या चलन में होना। इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं ट्रेंड में होना। किसी भी चीज का जब हम कहते हैं कि ये चीज ट्रेंडिंग है, माहौल में है, चल रही है, बहुत ज्यादा इसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसको यूज करते हैं प्रिवेल करना, ट्रेंडिंग होना, यानी किसी भी चीज का, समय का या किसी भी बात का चलन में होना। अगला वर्ड आता है डियोपॉली। डियोपॉली पढ़ने से पहले एक वर्ड पढ़ लीजिए आप, काम आएगा। वर्ड है बच्चा मोनोपॉली। वर्ड है हमारे पास मोनोपॉली। पॉली और मोनो को अगर आप डिवाइड करते हैं तो मोनो का अर्थ होता है बच्चा एक, एक वर्ड होता है मोनो, और पॉली होता है बहुत सारे। जब कहीं पर बाजार में एक व्यक्ति का एकाधिकार होता है, एकाधिकार का मतलब होता है कि पूरी के पूरे बाजार के अंदर केवल एक ही व्यक्ति होगा जो पूरा अपना ट्रेंड चलाएगा, अपने आप को वैल्यूज देगा, अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाएगा, तो वो होता है मोनोपोली। धीरे धीरे जैसे कि 5G के नेटवर्क्स की बात करते हैं तो 5G के नेटवर्क्स के अंदर कहा जाता है कि जियो की मोनोपोली चलती है। सेम ऐसे ऐसे 5G में अब धीरे धीरे एयरटेल भी आने लग गया, तो उसे ड्यूओपॉली कहते हैं। ड्यूओपॉली का मतलब होता है जहां पर दो विक्रेता हो और खरीदने वाले क्रेता बहुत ज्यादा हो, कंज्यूमर बहुत ज्यादा हो और बाजार में दो ही बड़े बड़े नाम या दो ही कंपनीज हो, तो उसे कहते हैं ड्यूओपॉली। एक टाइम था नोकिया के फोन पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा चलते थे, तो नोकिया की मोनोपॉली चलती थी, उसके कंपैरिजन में टक्कर में कोई दूसरी कंपनी जल्दी से नहीं थी। अब धीरे धीरे नोकिया के साथ साथ सैमसंग भी आई तो ड्यूओपॉली हो गई। अब धीरे धीरे सैमसंग के बाद में अब एप्पल भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, वीवो, ओप्पो, बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो ऐसे में ओलिगोपोली कहते हैं। आपके वर्ड्स बदल रहे हैं रूट वर्ड्स के अंदर।
अगला वर्ड आता है आउटलायर। आउटलायर मतलब होता है एलियन। एलियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे या आपके सिस्टम से या आपकी परिस्थितियों से सम्मिलित नहीं हो पाता है, आपके सिस्टम में इजीली एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो जब इजीली एडजस्ट नहीं होता है तो हम उसको बाहरी कहते हैं। बाहरी यानी आउटलायर एक ऐसा व्यक्ति जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बाहरी व्यक्ति है, गैर है, आपके साथ मिक्सअप नहीं हो सकता। अगला वर्ड है मिलियू। मिलियू का अर्थ क्या होता है? मिलियू का अर्थ होता है सोशल एनवायरनमेंट दैट यू वर्क और लिव इन। एक ऐसी परिस्थिति जो सामाजिक तौर पर जहां आप रहते हैं, काम करते हैं, उसे परिवेश कहा जाता है, उसे कहा जाता है परिवेश। याद रखिएगा, होमी कह सकते हैं इसके लिए, एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है होमी। अगला वर्ड है अलायंस। जैसे आपने सुना होगा विश्व युद्ध के दौरान अलायंसेस बन रहे थे, दो देश जो दो संसार जो था वो दो हिस्सों में बट रहा था, आधे इस तरफ आधे इस तरफ। तो जब अलायंसेस बन रहे थे तो ऐसे में बनता है मैत्रीपूर्ण संबंध। आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो तभी जुड़ेंगे जब आपके उसके साथ में काफी अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे। मैत्रीपूर्ण संबंध कहिए, अलायंस कहिए, और अलायंस तब होता है जब आपस में किसी भी मुद्दे पर आप लोगों का हो जाता है समझौता। किसी भी मुद्दे पर आप लोगों का हो जाता है समझौता। अगला वर्ड आता है नोचिंग अप। नोचिंग अप एक फ्रेज है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी चीज पर निशाना लगाना, किसी चीज पर निशाना लगाना, एम लगाना। एम लगाने का मतलब लक्ष्य बनाना कि हम इस चीज को पहुंचना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करने वाला, हर एक बैंकिंग या एसएससी के एग्जाम की तैयारी करने वाले का एक ही ड्रीम होता है, उसका लक्ष्य होता है, एम होता है कि मुझे ये प्राप्त करना है। तो यहां पर भी उसी को नॉचिंग अप कहा जाता है। अगला वर्ड आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड होता है एक नाउन जिसका अर्थ होता है घर के बाहर, दहलीज जिसे आप कह सकते हैं, दहलीज यानी कि एंट्रेंस के समय की गेट को आप थ्रेशोल्ड कहते हैं। थ्रेशोल्ड कहते हैं ना, घर की सीमा पार नहीं करोगे, तो घर की दहलीज में रहना है, सीमा में रहना है, प्रवेश द्वार की भूमि की एंट्रेंस को कहा जाता है थ्रेशोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थ्रेशोल्ड वैसे भी, जैसे कि सपोज कीजिए किसी ने एक तरीके से एक टारगेट हासिल कर दिया कि आप जब इस हिस्से को पार करोगे तब आप रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी के कंट्रोल में आएंगे। तो जब ऐसा वर्ड आता है तो उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। एक्कोलेड होता है जब इनाम के रूप में, यादगार के रूप में, उपलब्धि के रूप में किसी भी तरीके का कोई पुरस्कार मिलता है, किसी भी प्रकार का जब पुरस्कार प्राप्त होता है तो उसे एक्कोलेट कहा जाता है। याद रखना, एक्कोलेट होता है पुरस्कार प्राप्त करना, एक्कोलेट होता है पुरस्कार प्राप्त करना। अलग अलग तरीके से उपलब्धियां मिलती है, जैसे कि सबसे छोटा पुरस्कार क्या होता है कि बच्चे को प्राइज मिलता है ट्रॉफी के रूप में, ट्रॉफी के रूप में मिलता है, फिर धीरे धीरे तमगे यानी टैबुलेट के रूप में मिलता है, टैबुलेट से फिर आपको एक्कोलेट के रूप में मिलता है। तो ये वर्ड्स बहुत अच्छे आते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास कोहेरेंट। कोहेरेंट एक एडजेक्टिव है, कोहेरेंस एक वर्ड हो जाएगा जो आप क्या कह सकते हैं, एक नाउन कह सकते हैं। यदि आप किसी चीज को क्लैरिटी से बोलते हैं, आपकी बातों में ट्रांसपेरेंसी है, जब आप कहते हैं ना बातों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी अगर है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोहेरेंट। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कोहेरेंट, यानी कोई एक ऐसी चीज जो एग्जैक्ट हो, लॉजिकल हो, जो एक ऐसी चीज जो एग्जैक्ट होगी, लॉजिकल होगी, उसके लिए वर्ड आएगा कोहेरेंट। कोहेरेंट यानी आइडिया और थॉट क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई भी चीज ऐसी जो आसानी से समझ में आ जाए। अगला वर्ड आता है इनकोएट। इनकोएट एक एडजेक्टिव है, इनकोएट एक एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं कोई भी चीज जो ऐसी पूरी ना हुई हो, नॉट कंप्लीट, या पूरी तरीके से फॉर्म्ड ना हुई हो, कोई भी चीज ऐसी है जो आधे में छोड़ दी गई हो। इंडिया में एक मुहावरा चलता है, सुनिएगा, बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो छोटा छोटा काम हर चीज में हाथ डाल लेते हैं, हर काम में हाथ डाल देते हैं, थोड़ा सा ये कर लेंगे, थोड़ा सा वो कर लेंगे, थोड़ा सा तीसरा, थोड़ा सा चौथा, और एट द एंड एक चीज नोटिस करने योग्य हो जाती है कि कार्य कोई पूरा होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक ही चीज दिमाग में रहती है। क्या दिमाग में रहती है? एक ही चीज दिमाग में रहती है कि भाई ये तो काम अच्छा नहीं हो रहा है, दूसरा करके देखते हैं, तीसरे काम में नसीब अपनाते हैं, चौथे काम में नसीब अपनाते हैं। जब बार बार काम बदला जाता है और पूर्ण एक नहीं होता है तो उसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। प्लेंटी ऑफ द गवर्नमेंट मेक फेक प्रोमिसेस, फॉल्स प्रोमिसेस, या
ट्राई टू शो उटोपियन वर्ल्ड टू द पीपल। ज्यादातर जनता को क्या दिखाया जाता है? ख्याली पुलाव, सपनों की दुनिया या राम राज्य टाइप की चीजें दिखाई जाती हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, लेकिन एट द एंड मिलता जब है तो पता चलता है कि केवल ब्रोकन ड्रीम्स होते हैं, ब्रोकन एम्स, ब्रोकन ड्रीम्स, ऐसी चीजें जो पूरी नहीं होती। इसे हम कहते हैं इनकोएट, एक एडजेक्टिव है। हॉस्टाइल बहुत अच्छा वर्ड है। हॉस्टाइल कहते हैं जैसे किसी चीज के लिए प्रतिकूल, होस्ट से हॉस्टाइल बना है, होस्ट से हॉस्टाइल बना है। जब आप किसी के लिए प्रतिकूल भावनाओं को लेकर बैठते हैं कि नहीं, सामने वाला मेरे पास एक मेहमान बनकर आया है, वो मेरा गेस्ट है, मैं उसका होस्ट हूं, तो मैं उसके लिए हॉस्टाइल हूं। हॉस्टाइल यानी प्रतिकूल भावना रहना, मीन स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट somebody और समथिंग, आपकी प्रतिकूल भावनाएं हैं। अब ऐसे में इसको आप उग्र भावना भी कह सकते हैं कि सामने से अगर कोई नेगेटिव एटीट्यूड में आ रहा है तो आप प्री डिसाइडेड माइंड से हैं कि सामने से आने वाली चीज को आप कैसे होस्ट करेंगे, किस तरीके से आप उसके बारे में काम करेंगे। तो ऐसे में वर्ड बनता है होस्टाइल, यानी प्रतिकूल भावना, यानी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अत्यंत उग्र भावना कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव हो, कई बार नेगेटिव भावनाएं भी आती है। अब स्टार्ट होता है हमारे पास आज का आर्टिकल। आज का आर्टिकल स्टार्ट होने से पहले इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड समझा देते हैं। छोटा सा बैकग्राउंड समझाने का पर्पस ये है कि बैकग्राउंड समझने के बाद जब मैं इसकी रीडिंग करूंगा तो एक एक लाइन को बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी लाइन किस चीज का मीनिंग बता रही है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, नेशनल पार्टी सी, नेशनल पार्टीज बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक छोटा सा सेक्शन है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपकी 2 राज्यों में प्रॉपर सरकार होनी चाहिए। 2 राज्यों में सरकार होने के बाद बचे हुए 2 राज्य या 3 राज्यों के अंदर आपके पास बहुमत ना भी हो तो एमपी, एमएलए या कुछ ऐसे सेक्शंस की सीट होनी अनिवार्य है। आपके पास सीट अगर होगी तो आप उस तरीके से नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से जो भी पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग सेक्शन से हारती जाती है और उसके पास उस क्षेत्र के या दूसरे अलग स्टेट्स के राइट्स नहीं होते, अधिकार नहीं होते, एमएलएज नहीं होते या रिक्वायर्ड पोजीशन नहीं होती है, तो उससे नेशनल पार्टी का दर्जा छीन करके उसे रीजनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी के एग्जाम्पल की यदि बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी की ध्यान दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी जो थी पहले दिल्ली में पूरी तरीके से अपनी सरकार बना चुकी थी, पूर्ण बहुमत के साथ में, बहुत अच्छे बहुमत के साथ में। दिल्ली में सरकार बनने के बाद इन्होंने अलग अलग राज्यों में ट्राई किया, जैसे गोवा में ट्राई किया, हार गए, लेकिन सीट गोवा में काफी अच्छी प्राप्त करी। गोवा के बाद में इन्होंने अलग अलग में महाराष्ट्र में भी प्रयास किया जहां पे इन्हें सीट्स ज्यादा नहीं मिली, लेकिन ठीक है। इसके बाद में इन्होंने पंजाब में इलेक्शन जीता और पंजाब में इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया और बहुत अच्छी सरकार बनाई। इसी के अगेंस्ट अगर देखते हैं तो कांग्रेस जो बहुत अच्छी पोजीशन पे थी पंजाब के अंदर, एकदम से हार गई। बीजेपी के पास तो खैर सरकार ही नहीं थी पंजाब में, लेकिन वहां पे बुरी तरीके से हार गई। दूसरी बात करते हैं, चलो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ दो, तो ऐसी बहुत सारी सीपीआई हो गई, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, जो अलग अलग क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस हो गई, या जो अलग अलग जगहों पे पैर फैला रही थी, बढ़ रही थी, वो हारते हारते सिमट गई और छोटी पार्टीज में आ गई। अब इसका नेचर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रही ये चीजें और क्यों लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को कंसीडर कर रहे हैं, उसके लॉजिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पॉइंट। चेंज इन स्टेटस, ये हेडलाइन में आपको बता चुका हूं। डाइवर्जेंट फॉर्च्यून्स ऑफ द आप, दा आप इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में आर्टिकल दा का प्रयोग हमेशा किया जाता है। यहां पे अब हम ग्रामर को भी डिस्कस करते जाएंगे। बदलता हुआ नसीब या विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जो है आपके लिए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस की बात भी कही गई है, एनसीपी आर लिंक्ड टू द कांग्रेस, जो अलग अलग पार्टीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं उनके भी ऊपर एक तरीके से फॉर्च्यून क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नसीब एकदम से, परिस्थितियां या स्थिति चेंज हो रही है। अब क्या है, इन मोस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अब कहता है कि ज्यादातर डेमोक्रेसीज की बात हो रही है। अब ज्यादातर डेमोक्रेसीज की बात हो रही है तो सभी देशों की बात हो रही है, यहाँ केवल एक देश की बात नहीं हो रही है, एक देश की बात नहीं हो रही है। जब भी यहाँ पे ऐसा वर्ड आया डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी देश में है और देश राज्यों से बना है, तो ये पॉलिसी सबके लिए है, ये बात याद रखिएगा। और मोस्ट एक विशेषण है, इलेक्टोरल भी एक विशेषण है। मोस्ट दिखाता है काउंटिंग यानी नंबर्स को यहां पर, और इलेक्टोरल जो है ये एक ओपिनियन दे रहा है, ये भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है जी, मोस्ट
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, ज्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या है, पहले पास करो और फिर पोस्ट करो, पहले पास करो यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यहां पे एक सिंपल सा नियम है कि आप इलेक्शन लड़ते हैं, दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो आगे बढ़ जाती है उसी की वैल्यूज हो जाती है। कंपटीशन रिजल्ट मोस्टली इन ड्यूपोली, कंपटीशन का रिजल्ट जो होता है ज्यादातर दो ही पार्टीज के बीच में होता है, मोस्टली ड्यूपोलीज, यानी कि जहां पे दो ही सिस्टम है, या तो हारेंगे या जीतेंगे, यानी कि दो ही पार्टी, एक पॉजिटिव और एक फेवर में और एक अगेंस्ट में, ठीक है जी। बट इंडिया हैज बीन अ आउटलायर, लेकिन इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, इंडिया इस मुद्दे में बिल्कुल अलग है। दिस इज लार्जली, ऐसा इसलिए है क्योंकि बिकॉज के बाद लार्जली के बाद रीजन बताया जा रहा है, इट हैज वास्ट फेडरल सेटअप, यानी कि बहुत बड़ा संघवाद है, छोटे छोटे संघ मिलकर, छोटे छोटे राज्य मिलकर बनाते हैं, एंड डाइवर्सिटीज है और विभिन्नताएं हैं, हैव लेड टू फ्लावरिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज। अब इससे क्या होता है, रीजनल पार्टीज फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग यानी फल फूल रही हैं, फल फूल रही हैं, विभिन्नताएं हैं, तो हर एक व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्ति को वोट देना पसंद करता है, अपने धर्म के वो बंदे को वोट देना पसंद करता है। उनके लिए नेशनल मुद्दे, रीजनल मुद्दे शायद इतने मैटर नहीं करते, मैटर करती है तो कास्टिज्म को वैल्यू देती है। तो यहां पर क्या है कि और देशों की तरह इंडिया नहीं है, इसीलिए तो लिखा है कि इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, इंडिया इनमें बिल्कुल आउटलायर है, बिल्कुल बाहर ही है। इंडिया में क्या है, अलग अलग रीजनल पार्टीज जो है फल फूल रही हैं, दैट यानी इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, दैट हैव बिकम सैलिएंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है उनके स्टेट्स के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है उनके स्टेट्स में। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट पैराग्राफ खत्म होने के बाद जब सेकंड पैराग्राफ आता है बच्चा, तो याद रखिएगा कि पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है एग्जामिनर या राइटर या ऑथर के पास पॉइंट अब चेंज हो रहा है, पहला इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब इंट्रोडक्शन सेकंड पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है। फॉर द आम आदमी पार्टी, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी बाय ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आम आदमी पार्टी अब रिकॉग्नाइज हो रही है। क्या रिकॉग्नाइज हो रही है, नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनल पार्टी का मतलब होता है देश की लगभग एक ऐसी पार्टी जो सभी राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अपने कैंडिडेट भेज रही है। देयर आर 6 सच नाउ, अब इस प्रकार की 6 पार्टीज हो चुकी हैं। इज क्रेडिटेबल अचीवमेंट बाय अ फोर्स, जिन्होंने ताकत से, अपनी फोर्स से ये अचीवमेंट प्राप्त करी है। दैट हैव एमर्ज, जो कि अब ये पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज हुई, निकल कर आई, उभर कर आई, किससे, पॉपुलर सिविल डिसओबीडियंस या सोसाइटी मूवमेंट, यानी आपको याद होगा कांग्रेस के अगेंस्ट एक पॉपुलर मूवमेंट चलाया गया था दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर केजरीवाल हो गए, अन्ना हजारे हो गए और भी कई लोग हो गए, इन्होंने मिलकर एक पॉपुलर मूवमेंट चलाया था, अनशन चलाया था। अनशन का मतलब होता है भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसके अंदर ड्यूरिंग द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस टेन्योर, उस समय में क्या हुआ, धीरे धीरे ये जुड़ते चले गए। फ्रॉम नोचिंग अप रिपीट विक्ट्रीज इन दिल्ली, अब इन्होंने क्या किया, अपनी अलायंस बनाए, मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लोगों से जुड़े, जुड़ने के बाद में दिल्ली में बार बार अपनी विक्ट्रीज प्राप्त करी। विक्ट्रीज का मतलब जीत हासिल करी, सबसे पहली जीत हासिल करी, हार गए, यानी कि इन्होंने रिजाइन दे दिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने उकसाया और इन्होंने रिजाइन दे दिया। दोबारा आए और फिर आए, एंड कैप्चरिंग पंजाब, इन्होंने फिर इसके बाद क्या किया, पंजाब पर भी जीत हासिल करी। टू रजिस्टरिंग रेस्पेक्टेबल वोट्स शेयर, यहां पर गुजरात में भी बहुत बड़ा वोट शेयर हासिल किया, गोवा में भी इन्होंने बहुत बड़ा वोट शेयर हासिल किया। तो अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन की कंडीशंस को इन्होंने फुलफिल कर दिया। द पार्टी हैज ग्रोन, द पार्टी सिंगुलर है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। हैज ग्रोन, पार्टी ग्रो हो चुकी है, बदल चुकी है, परिवर्तन हो चुका है। इनटू चेंज को दिखाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या किसी भी चीज में बदलाव होना स्थिति का। एन इलेक्टोरल अल्टरनेटिव इन सम स्टेट, जहां पर अब ये एक तरीके से ओपोजिशन में स्ट्रॉन्ग पार्टी बनती जा रही है। जहां पर कांग्रेस वीक थी, वहां कांग्रेस जहां जहां वीक थी वहां क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग होती जा रही है। दिस हैज अलाउड इट, इस वजह से क्या हुआ, इसको परमिशन मिल गई टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। अब इसने क्या किया, एक तरीके से दहलीज, एक लिमिट सेट की गई थी। किसके द्वारा लिमिट सेट की गई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिमिट सेट की गई थी कि अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो आपको पहचान मिलेगी नेशनल पार्टी की। तो अब आम आदमी पार्टी ने वो पहचान पूरी कर दी, यानी कि
इस पूरे पैराग्राफ में तीन चीज पता चली। पहला कि इलेक्शन कमीशन एक लिमिट सेट करता है किसी भी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 है कि आम आदमी पार्टी स्ट्रांग कंडीशन में आती जा रही है और अपनी पार्टी बनाती जा रही है। पॉइंट नंबर 3, ये उन्हीं राज्यों में रही है जहां जहां पर कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। ये तीन पॉइंट आपको समझने हैं। अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट, दैट सैड। अब ऐसा कहा गया, जब भी दैट सैड बोला जाता है तो पास्ट टेंस की बात होती है और इसमें एक ही मतलब निकलता है, ऐसा कहा गया। किसने कहा, क्यों कहा, नहीं पता। द आप यानी कि आप डिस्टिंग्विश फैक्टर एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिमेन्स इट्स रिकॉर्ड इन दिल्ली। अपना एक रिकॉर्ड कायम किया, वेयर इट्स म्युनिसिपल वर्क हैज वॉन इट्स सम एक्कोलेड्स एज पार्टी फोकस्ड ऑन गवर्नेंस। अब यहां पर एक सबसे बड़ी चीज क्या, कि एक तरफ जो था कि पूरे देश में इनके नाम से अलग अलग तरीके से बुराई की जा रही थी कि बेकार पार्टी, ये है वो है। इवन दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा बुराई की जाती है, मैं खुद दिल्ली से हूं बचा। लेकिन क्या हुआ, आम आदमी पार्टी को दुनिया पसंद कर रही है। कैसे पता, ऐसे पता कि एमसीडी के इलेक्शन चुनाव हुए तो एमसीडी के इलेक्शन चुनाव में एक बहुमत से जीत हासिल करी और एक तरीके से इन्हें यादगार जीत हासिल हुई। एक्कोलेड होता है जो चीजें याद रहे, उपलब्धि हासिल हुई। येट उसके बावजूद द लैक ऑफ कोहेरेंट आइडियोलॉजी, हालांकि इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनका एक ही पर्सपेक्टिव है, फ्री फैसिलिटीज देना। याद रखिएगा, एक वर्ग ऐसा है जो टैक्सेस पे करता है भर भर के, दूसरा वर्ग ऐसा है जो उन टैक्सेस को यूटिलाइज करता है अपने बेनिफिट्स के लिए। लेकिन देश के पास जब तक वो बेनिफिट्स के नाम पर वो चीजें नहीं जुड़ रही हैं और वो करप्शन में जा रही हैं या करप्ट प्रैक्टिसेस में यूज हो रही हैं, तो आम आदमी के द्वारा दिया गया वो टैक्स एक तरीके से ड्रेनिंग हो रहा है। ड्रेनिंग यानी कि नाले में बह रहा है, बेकार है, व्यर्थ है। अब ऐसे में क्या होता है कि हर आदमी जो टैक्स दे रहा है उसके भी दिमाग में आता है कि मुझे मेरे टैक्स का बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, तो ऐसे में मुझे आगे कंटिन्यू क्यों करना है टैक्स देना, मैं भी चोरी करूंगा। तो ये एक सोच बन जाती है। इट कुड ट्रैक द राइट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड अपॉर्चुन मूवमेंट और टू द लेफ्ट ऑफ द कांग्रेस एट टाइम्स। यानी अक्सर ऐसा देखा जाता है या ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक्स पर ये चल रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस तो पीछे हटती जा रही है जबकि अदर पार्टीज जो है स्ट्रांग पोजीशन पे आ रही है। वाइल इट्स पोजीशन ऑन नेशनल पार्टी एंड इंटरनेशनल इश्यूज रिमेन इनकोएट एट बेस्ट। हालांकि यहां पर अगर बात की जाए तो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की सोच है, आइडियोलॉजी है, वो नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के अंदर अभी एकदम पिछड़ी हुई है, अभी हटी हुई है, या ये कहिए कि ये केवल उन्हीं मुद्दों को कंसीडर कर रहे हैं जो जनता सुनना चाहती है। एंड इट्स कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म रिमेन टोकनिस्ट इन प्रैक्टिस, यानी कि बोला जाता है वो पूरा नहीं होता, इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन यानी कि एक लिमिट होती है जो बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, हर्ट करते हैं लॉन्ग रन के अंदर, यानी प्रोमिस कर दिए जाते हैं और उन प्रोमिस को जब पूरा करने का नंबर आता है तो एक ही तरीके से ये कहा जाता है कि वो प्रोमिस नुकसान देते हैं, पूरे होने के कोई आसार नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अलग सेक्शन। अलग सेक्शन क्या है, थ्री अदर पार्टीज। अब आम आदमी पार्टी का रोल खत्म हो गया, तीन पार्टीज और भी हैं। लॉस्ट यानी खो चुकी हैं, हैव यानी प्रेजेंट में हाल फिलहाल की बात है, क्या खो चुकी हैं, नेशनल पार्टी का टैग है वो खो चुकी हैं। कौन कौन सी पार्टी है, पहली है सीपीआई जिसकी फुल फॉर्म बनती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी है तृणमूल कांग्रेस, ये है नंबर 2 पर, और तीसरी है नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ये भी क्या है, ये अपना नेशनल पार्टी का एक तरीके से टैग खो चुकी हैं। यहां तक कि अभी नोटिस किया होगा कि राहुल गांधी की तो एमपी की सदस्यता भी छीन ली गई है ड्यू टू एनी हाउ रीजन। देखो इतना पॉलिटिक्स तो वो अलग की बात है, लेकिन ऐसे कुछ इश्यूज हुए जिससे ये प्रॉब्लम हुई। अब यहां पे कहता है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज बीन इन डिक्लाइन फॉर डिकेड्स, यानी कि वो लगातार गिरती जा रही है, डिक्लाइन हो रहा है, गिरना। और 4 डिकेड्स, 4 का प्रयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, बच्चा 4 का प्रयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, 4 डिकेड्स, लंबे अरसे से वो गिरती जा रही है। एंड इवन इट्स लिमिटेड इलेक्टोरल सक्सेस, लिमिटेड यानी बहुत संकुचित सक्सेस मिल रही है स्टेट्स में, जैसे
केरला के अंदर, आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स अलायंस, यानी कि ये रिजल्ट है उसके जुड़ने का, अलायंस करने का विद अ लार्जर लेफ्ट एले इन सीपीआई मार्क्सिस्ट। अब एक तरफ कहते हैं कि पार्टी लगातार डिक्लाइन की तरफ है, गिरती जा रही है, दूसरी तरफ गिरने का कारण बताया जा रहा है कि इन्होंने अपोजिट पार्टी लेफ्ट पार्टी से क्या किया है, एक तरीके से हाथ मिला लिया, अलायंस कर लिया, जुड़ गए हैं। जुड़ने के बाद क्या है, धीरे धीरे इनकी वैल्यूज डाउन होती जा रही है। द कंडीशन दैट नेसेसिएटेड द लेफ्ट स्प्लिट, अब ये एक कंडीशन थी जिसमें लेफ्ट यानी विरोधी पार्टी जो थी स्प्लिट हुई थी, अलग हुई थी 1960 में, आर नो लॉन्गर रेलेवेंट, यानी 1960 से जो बातें बोली जा रही थी यानी कि अब वो रेलेवेंट नहीं है, अब वो बदल चुकी है, संसार बदल गया, और बोथ लेफ्ट पार्टी विल बी बेटर ऑफ विद अ मर्जर, और ये क्या हो रहे हैं, आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब मर्ज हो रहे हैं तो इससे क्या हुआ, एटलीस्ट फॉर रीजन रिलेटेड टू आइडियोलॉजिकल कोहेंशन। अब जो मर्ज हो रहे हैं इसके अंदर क्या है कि एक बात देखने लायक, छोटी सी बात, 1960s में जो पार्टीज अलग हुई, अलग होने के बाद ये दिखाया गया कि हमारे पास में इनसे अलग होने के ये रीजन है, एक आइडियोलॉजी अलग थी, इस वजह से एक बहुत बड़ा वोट का हिस्सा जो था वो उन आइडियोलॉजीज पर चलता था, उनको एक्सेप्ट करता था, मानता था। आज क्योंकि बीजेपी एक बड़ी नेशनल पार्टी और इलेक्शन के लिए आपको कमजोर फीलिंग आ रही है, और आप उसी 1960 से जिस पार्टी से लड़ते आ रहे हैं आपने उसके साथ हाथ मिला लिया, अपने आइडियाज को पीछे छोड़ते हुए, ऐसी परिस्थिति में जनता जो है वो पागल नहीं है, वो चीजों को समझती है कि यानी कि अब आप सिर्फ अपने वोट शेयर जोड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यानी कि सामने वाले की आइडियोलॉजी के आगे आपकी मानसिकता या आपके जो विचार है वो कमजोर पड़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, अब यहां पे तृणमूल और एनसीपी की बात करें तो ये भी लिमिटेड हो चुकी है वेस्ट बंगाल तक, महाराष्ट्र के अंदर लिमिटेड हो चुकी है, इवन दो they recently won a small member of seats in मेघालय, नागालैंड रिस्पेक्टिवली। हालांकि बेशक इन्होंने मेघालय के अंदर कुछ सीट्स जीती हैं, नागालैंड में कुछ सीट्स जीती हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। एक टाइम था जब इंदिरा गांधी का समय था, राजीव गांधी का समय था, राजीव गांधी के बाद में और जो सोनिया गांधी का समय था, इसके अंदर कांग्रेस जो थी बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे ये पार्टीज क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। Both parties originated in 1990s, 1990 में ओरिजिनेट हुई। अब ड्यू टू होता कारणवश, डिफरेंसेस आए, देयर लीडर्स हैड विद कांग्रेस हाई कमांड, इनके डिफरेंसेस आए और कांग्रेस के हाई कमांड के लीडर्स के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ, बट दे हैव इवोल्व्ड डिफरेंटली। अब ये क्या है, अलग अलग तरीके से तब से एक दूसरे को प्रेजेंट करे, डिफरेंसेस आए दोनों, फिर एक दूसरे, अब नॉर्मली क्या होता है, आपस में वाद विवाद होता है एक पार्टी का दूसरी पार्टी से, तो दोनों एक दूसरे की फिर बुराई करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर और एकनाथ शिंदे एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ काम करते करते ऑटोमेटिकली पता नहीं क्या हुआ, एक पार्टी एक धड़ा बिल्कुल अलग हो गया, एक धड़ा बिल्कुल अलग हो गया, महाराष्ट्र में सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे जाके मिल गया फडणवीस से, फडणवीस की जो सरकार थी बीजेपी मेन सेंटर में, उनके साथ मिलकर उन्होंने कॉलिजन में गठबंधन में सरकार बनाई। एक टाइम था जब एकनाथ शिंदे तारीफों के पुल बांधते थे, किसके, उद्धव ठाकरे के, और धीरे धीरे क्या होने लगा, उद्धव ठाकरे की तारीफों के पुल बांधते बांधते आज क्या हुआ, आज दोनों एक दूसरे की आइडियोलॉजी को बुरा बोल रहे हैं। अब बुरा तो बोल रहे चलो मान गए, लेकिन एक टाइम बाद अगर यही शिंदे दोबारा से उद्धव ठाकरे के साथ मिलने गया आज से 5 7 10 साल 20 साल बाद, तो क्या लोगों का उतना ही विश्वास रहेगा शिंदे के साथ में, ये एक बड़ा सवाल है। यही चीज इंडिकेट करती है कि क्यों ये पार्टीज डिक्लाइन पर जा रही है। अब यही चीज बिहार में हुई, यही चीज यूपी में हुई, एक तरफ मायावती और ये अखिलेश एक दूसरे को खूब उल्टा सीधा कहते थे, आज एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि लोगों को आइडियोलॉजी समझ में आती है। Unlike the NCP, the Trinamool has retained a relatively hostile posture towards the Congress. हालांकि इनका एक hostile posture है, उग्र है एक दूसरे के लिए, कांग्रेस के लिए ये सारे के सारे नाराज हैं। इन फॉरे रिजल्ट में क्या हुआ, इनटू त्रिपुरा was rendered fruitless as a Congress managed to make a relative comeback। अब त्रिपुरा में क्या हुआ कि इनका आपस में जुड़ना कोई फायदा नहीं हुआ और कांग्रेस ने एकदम से कमबैक किया, बहुत स्ट्रांगली वापस आई एज द अपोजिशनल फोर्स, एक तरीके से किसकी तरह आई, एक विरोधी विपक्ष पार्टी की तरह। वाइल एनसीपी डिफरेंसेस विद कांग्रेस आर नो लॉन्गर as salient as they were in 90s to help it, यानी कि 1990 में इनके जो कांग्रेस के साथ जो भी डिफरेंस
डिफरेंसेस थे वो आज इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह गए हैं जितने इंपॉर्टेंट थे 1990 में। अब 1990 में मेरी इस उंगली में चोट लगी तो उस समय में इस चोट का इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज 23 साल बाद भी अगर मैं बार बार जनता को ये याद दिलाऊं कि देखो तुम्हारी 1990 में चोट लगी थी और वो चोट क्यों लगी थी, इस चोट का निवारण करो, और उसी को गाते रहो, तो कोई फायदा नहीं है। जनता नई चीज चाहती है, जनता चाहती है रिजल्ट्स मिलने चाहिए, ना कि ये अलग अलग बातें। खैर, ये एडिटोरियल का सेक्शन खत्म होता है, आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। आप जानते हैं हर बार हमारी क्लास की कोशिश रहती है हमारे स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिलीवर किए जाए ताकि स्टूडेंट जब पढ़ना स्टार्ट करे तो उसके पास कंसेप्ट हो। तो आज हम फिल इन द ब्लैंक्स का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने वाले हैं। और इन फिल इन द ब्लैंक्स की जब बात करते हैं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं आपके बैंक के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इन्हें वैसे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कहा जाता है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन या रिप्लेसमेंट कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। स्टेटमेंट गिवन है, 4 ऑप्शन है, यू हैव टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा, हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड के टाइम के बाद इस क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा। जल्दी से एक बार देखना चाहें देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली चीज याद रखना, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। बैंकिंग के विद्यार्थियों के लिए मेन इंपॉर्टेंट एक तरीके से इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आपका रीडिंग स्ट्रांग होना चाहिए बच्चा। रीडिंग अगर स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर पाएंगे, मीनिंग को ग्रास्प कर पाएंगे। मीनिंग ग्रास्प होगा तो आप नीचे के ऑप्शंस पे अपनी एनालॉजी लगा पाएंगे, अपना दिमाग लगा पाएंगे और सही ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। दूसरा, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो ग्रामर बेस पर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ग्रामर का नॉलेज होगा तो भी आप इसे पिक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो होंगे इसके अंदर आपकी वोकैबुलरी को भी फोकस करेंगे। और चौथा होगा ट्रिकी अप्रोच, वो हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे जब बेसिकली आपके पेड बैच के कोर्स के अंदर ये ट्रिकी अप्रोच बताते चलेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पूरे के पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया इंक्लूडेड, इंडिया को मिला रहे हैं। इवन एज द लॉन्गेविटी हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी लॉन्गेविटी इंक्रीज हुई है पीरियड के अनुसार। अब अगर बात की जा रही है तो 1990 से 2023 की 2013 की बात है। ब्लैंक लिव विद डिजीज एंड डिसेबिलिटी हैज शॉट अप, यानी कि जो लाइफ है, जो लोग जी रहे हैं बीमारियों के साथ में, वो बढ़ गया है नंबर, एक तरीके से शॉर्ट अप हो गया। शॉर्ट अप यानी कि इंक्रीमेंट हो गया। चलिए जी, अब इस ऑप्शन को चुनते हैं। यहां पर क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस एक ही है, उसमें माइनर मिस्टेक्स हैं, एक तरीके से एरर का पार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है क्या, सबसे पहले गलत ऑप्शंस को हटाते चलते हैं ताकि आपके पास कंफ्यूजन का पार्ट कम रहे। तो पहला पढ़िए, नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है। इस वाले ईयर में और इस वाले ईयर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वाला ईयर जो है बच्चा, ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है, जबकि वो वाला ईयर वो टाइम दिखा रहा है, वो वाला ईयर टाइम दिखा रहा है। तो बॉडी पार्ट और टाइम ये आपको डिसाइड करना होगा। तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, यहां पे ये ईयर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ना कि बॉडी पार्ट है। तो पहला ये ऑप्शन काट दीजिए, पहला ये ऑप्शन काट दीजिए। पॉइंट नंबर 2 है कि पॉइंट नंबर 2, पहला ऑप्शन कट गया। नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि जब आप इस सेंटेंस को नोटिस करते हैं तो यहां नंबर्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन ईयर कम है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने यहां पे लिख दिया 10 और आगे लिख दिया बॉय। 10 बॉय नहीं होता है, असल में होता है 10 बॉयज, असलियत में होता है 10 बॉयज। यानी कि जब बात हो रही है नंबर्स की, नंबर्स यानी संख्या की, अगर संख्या ज्यादा है तो ईयर्स भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर संख्या एक है तो ईयर हो सकता है, फिर हम अ ईयर यूज करेंगे ना, नंबर ऑफ ईयर क्यों लिखेंगे। तो यह भी एक तरीके से कंसेप्ट यहाँ पे रूल गलत हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों के अंदर हमारे पास केवल ईयर और ईयर्स का डिफरेंस है। तो ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल समझना है। ग्रामर में सिंटेक्स का एक रूल पढ़ाया जाता है बच्चे को,
वो रूल क्या है बच्चा? रूल है आपका कि जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है द नंबर से, जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है द नंबर से, तो ये नंबर सदैव ऐसे ही लिखा जाएगा, सिंगुलर लिखा जाता है। ऑफ के बाद में द लगाया जाता है आवश्यकता पड़ने पर, और आगे सदैव होता है प्लूरल नाउन, आगे हमेशा होता है प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल यदि बोला जाए तो मैंने कहा किताबों की संख्या इस लाइब्रेरी में 500 है, या इस लाइब्रेरी में किताबों की संख्या 500 है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा द नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, द नंबर ऑफ बुक्स। अब यहां बुक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? किताबों की संख्या की बात हो रही है। तो द नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, इन दिस लाइब्रेरी इज, द नंबर ऑफ बुक्स इन दिस लाइब्रेरी इज 500। अब मैंने कहा इस क्लास में बच्चों की संख्या 100 है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास इज 100। तो नंबर के बाद जब भी ऑफ लगाया जाएगा तो ऑफ के बाद में प्लूरल कॉमन नाउन आता है, ऑफ के बाद में प्लूरल कॉमन नाउन आता है। तो इस प्रकार से यहां पे सिंगुलर है, ये कट गया और ये सही ऑप्शन हो गया, ये सही ऑप्शन आ जाएगा आपके आंसर के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर्ड विद क्वेश्चंस। पेपर्ड, वैसे पेपर जो होता है वैसे पेपर कहा जाता है एक मसाले को, ठीक है जी, याद रखना। पेपर्ड विद क्वेश्चन अबाउट ग्रीक क्राइसिस, यानी कि चारों तरफ जो बातें घूम रही ग्रीक क्राइसिस को लेकर। यूक्रेन एंड क्लाइमेट चेंज, यूक्रेन ग्रीस क्राइसिस हो गया और यूक्रेन का क्राइसिस हो गया और क्लाइमेट चेंज हो गया। जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल केयरफुली, जो जर्मन चांसलर है एंजेला मार्कल, इन्होंने एकदम से क्या किया? एकदम से मैनेज किया डच बैंक को, मैनेज किया डच बैंक को। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मैनेज किया, सेंटेंस को पढ़ा तो हमें पता चला कि अवॉइड किया, अवॉइड किया उस मैटर में पढ़ने से, किस चीज में? मैनेजमेंट देखने से। अब पहली बात क्या कि सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट पार्टिसिपल से हो रही है, सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट पार्टिसिपल से हो रही है। तो इस सेंटेंस को देख के एक बात समझ में आ गई कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट पार्टिसिपल से हो रही है और उधर एंजेला मार्कल जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो यहां पे रिक्वायरमेंट एक वर्ब का। अब सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में स्टार्ट हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है ये भी नहीं आएगी, पहली बात। विदाउट हेल्पिंग वर्ब आईएनजी नहीं आ सकता है। ये एविड वैरायटी को दिखाता है जबकि ये एविड का कोई लॉजिक नहीं है, तो सही आंसर बनेगा अवॉइडेड। अवॉइडेड बीइंग ड्रॉन इनटू, अवॉइडेड बीइंग ड्रॉन इनटू का मतलब कोशिश किया कि घसीटा ना जाए इस तरीके की मैनेजमेंट के मुद्दों के अंदर। सेंटेंस को पढ़ने से, दोबारा बताता हूं, पेपर्ड से जब आपने सेंटेंस स्टार्ट किया तो पास्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस की स्टार्टिंग की गई, पास्ट पार्टिसिपल से सेंटेंस की स्टार्टिंग की गई है और दी गई स्टेटमेंट एक तथ्य है, फैक्ट है जो कि पास्ट टेंस को दिखा रहा है। अब पास्ट टेंस को दिखा रहा है तो आगे आने वाला पास्ट टेंस सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के फ्रेमिंग को इंडिकेट करेगा, इसीलिए हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वीक आफ्टर, वीक्स आफ्टर काफी अरसे बाद, वीक्स आफ्टर ही अंडरस्टूड, अंडरटुक such a campaign in Telangana, Congress Vice President Rahul Gandhi now plans to undertake a 15-kilometer march। अब लंबे अरसे बाद जब वो कैंपेन चल रहा था भारत जोड़ो यात्रा का, तो भारत के जो कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल गांधी, उन्होंने डिसाइड किया कि 15 किलोमीटर की एक लंबी मार्च निकाली जाएगी तमिलनाडु में। लेटर टू मीट फार्मर्स, फार्मर्स से मिलेंगे, फार्मर से मिलेंगे और उनकी मुद्दों को, उनकी समस्याओं को देखेंगे, और उनके मुद्दों को और उनकी समस्याओं को देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। अब चेंजेस अगर देखते हैं तो यहाँ पर लेटर टू मीट में आपने एक चीज ध्यान दी कि टू मीट का प्रयोग किया गया है, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है, और इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया गया, तो एंड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी सब में सेम है, बात खत्म, कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा पॉइंट जब देखते हैं तो पहले आपको नोटिस करना है उनकी समस्याओं को, पहले नोटिस करना है उनकी समस्याओं को, जबकि यहां पर हैंडफुल कहते हैं मुट्ठी भर, मुट्ठी भर अकाउंट नहीं है, समस्याओं की बात हो रही है। हैंडफुल होता है किसी चीज की मुट्ठी भर कर, तो ये तो एक पॉइंट ही गलत हो गया। अब बात करते हैं आगे, तो गेट अ फर्स्ट हैंड अकाउंटेंसी, यानी यहाँ पे
उनके हिस्से के, उनके मुद्दों की बात हो रही है, अकाउंटेंसी की बात नहीं हो रही है। ये दो गलत हो गए। अब यहां पर नॉर्मली नोटिस कीजिए तो बस एक ही अंतर है, एक है फर्स्ट हैंड यानी पहला, सबसे पहला मुद्दा, और फर्स्ट हैंड अकाउंट यानी सबसे पहले ध्यान देना है। तो फर्स्ट हैंड होता है पहला, जबकि फर्स्ट हैंड अकाउंट मतलब सबसे पहले किसी चीज को देखना। यहां पर फर्स्ट सीक्वेंस दिखा रहा है हैंड का, जबकि यहां पर कहता है कि सबसे पहले मुद्दा देखना है इन चीजों का। इसलिए ये वाला वाक्य सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। जब भी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो नोट करना, ध्यान देना, हाइफंड वर्ड्स जो होते हैं उनको महत्व दिया जाता है, अगर आप एक अलग से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, राइजिंग टेम्परेचर कुड नॉट डेटर, डेटर होता है तोड़ना, छिन्न करना, कमजोर करना, एस्पिरेंट्स फ्रॉम, एस्पिरेंट्स होते हैं जो पेपर देने वाले विद्यार्थी हैं, फ्रॉम डैश, फ्रॉम डैश मतलब यूनिवर्सिटी में आना और अलग अलग सेंटर्स में आकर फिल करना ऑफलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म्स के बाद में ऑल्दो, ऑल्दो कहता है हालांकि, हालांकि दे हैड ऑप्शन टू रजिस्टर ऑनलाइन, उनके पास ऑप्शन है ऑनलाइन भरने का भी। ओवर 9,000 स्टूडेंट्स टर्न्ड अप टू कलेक्ट फॉर्म, 9,000 बच्चे इकट्ठे हो गए फॉर्म इकट्ठे करने के लिए अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के। इससे पता चलता है कि भारत में आज के दिन इंटरनेट, कंप्यूटर का लिटरेसी या कंपैटिबिलिटी यानी अप्रोच इतनी ज्यादा नहीं है कि आज भी बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भरने की जगह ऑफलाइन पहुंचने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में अगर सबसे पहला ऑप्शन देखें तो सबसे पहला ऑप्शन होता है फ्लॉग, होता है किसी को हंटर से पीटना, जैसे कहते हैं ना फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, एक मुहावरा है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे घोड़े को पीटना, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, मरे घोड़े को पीटना। अब फ्लॉगिंग होता है पीटना, अब फ्लॉगिंग तो नहीं हो सकता, पीटने की बात नहीं हो रही है, फ्लॉक की बात हो रही है। फ्लॉकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लॉक होता है झुंड बन जाना, भीड़ जमा हो जाना, किसी भी एरिया में, क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, क्षेत्र में भीड़ इकट्ठी हो जाने को फ्लॉकिंग कहा जाता है। किसी भी एरिया में, क्षेत्र में भीड़ इकट्ठी हो जाने को फ्लॉकिंग कहा जाता है। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं बच्चा, फ्लॉकिंग द 8 सेंटर या फ्लॉकिंग टू द 8 सेंटर्स। अब जब हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं, जब हम इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं तो एक चीज तो हमें समझ में आएगी ही आएगी। क्या समझ में आएगी कि अब जो एरर बनता है वो बनता है प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का। तो अब जब एरर बनता है, फ्लॉकिंग की बात करते हैं तो फ्लॉकिंग के लिए उमड़ना है, भीड़ उमड़ती है, और उमड़ने के लिए टू यानी डायरेक्शंस दिखाई जाती है। कहां पर डायरेक्शन या डेस्टिनेशन दिखाया जाता है, प्लेस दिखाया जाता है। जब डायरेक्शन, डेस्टिनेशन या प्लेस दिखाया जाता है तो टू की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्लॉकिंग टू द 8 सेंटर्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोदी इज कंपालिंग विक्ट्री, मोदी की जो विक्ट्री होती जा रही है, इन विच बीजेपी क्लेम्ड इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैंडेट इन 30 इयर्स, जिसके अंदर बीजेपी अपने आप को दिखा रही है कि लंबे अरसे से एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पार्टी बनी है पिछले 30 सालों के अंदर। ठीक है जी, यहां पर ब्लैंक आ गया, एक पूरा फ्रेज आएगा यहां पर। ठीक है जी, अब फ्रेज आएगा, उसके बाद में द चैलेंज फॉर इंडिया इज नो लॉन्गर अबाउट द वर्ल्ड इम्पिंग ऑन इट्स चॉइस but to use its economic and political weight to shape external environment to benefit, यानी कि कुछ भी करके देश के एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स को देखकर, इकोनॉमिक पॉलिटिकल मुद्दों को वेट देकर संसार के आगे प्रूव करना है, बेनिफिट करना है। अब यहां पर बात आती है कि कौन सा सेक्शन सही है। अब यहां पे सेक्शन को देखना है, सेक्शन को देखना है तो जब सेक्शन को देखना है तो ऑप्शन की बात करते हैं। सबसे पहला बच्चा विल हैव अगर यूज होता है तो ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दिखाता है, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस कभी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चा एस या ईएस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो ये भी गलत हो गया। अब बचते हैं दो ही चीजें,
will assure him for greater control या will assure him greater control। तो सही ऑप्शन बनेगा assurance एक वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट के बाद greater control चाहिए। पर्पज नहीं दिखाने की आवश्यकता है, पर्पज रिक्वायर्ड नहीं है, तो ऐसे में assurance के बाद यदि ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बहुत सारे फ्री वर्ब्स ऐसी होंगी जहां पर डायरेक्ट प्रीपोजिशन आ सकता है, इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता है। अगला पॉइंट है हमारे पास में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, ये ग्रामर में ही हो जाएगा। आफ्टर डिक्लाइनिंग 600 पॉइंट्स इन ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन, यानी कि मंगलवार को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ उसमें डिक्लाइन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली। बीएससी का जो बेंचमार्क सेंसेक्स है वो आ गया 351 पॉइंट पर मंगलवार के बाद बुधवार को। अब डैश इन टू ट्रेडिंग सेशंस, अब ये एक तरीके से बहुत तगड़ी गिरावट है, लगभग बहुत बड़े हिस्से की। अब ध्यान देते हैं बात को, तो जब यहां पर पढ़ेंगे तो यहां पर किसी भी नाउन यानी संज्ञा की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसी भी चीज के ट्रेडिंग सेशन की यानी इंडेक्स की, ट्रेडिंग सेक्शन की यानी इंडेक्स की बात हो रही है। और इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, तो इंडेक्स एक नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग चीज के लिए बच्चा इट्स का यूज होता है, नॉन लिविंग चीज के लिए इट्स का यूज होता है। और एग्जामिनर और कोई डिफरेंस दे नहीं रहा, तो आपको केवल और केवल इस टॉपिक को, इस फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ने के लिए प्रोनाउन की जो क्लास हमने प्रीवियस पढ़ाई है उसके कंसेप्ट को फोकस कर लीजिए, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ऑनलाइन जो हम अपने पेड बैचेस के कोर्सेज दे रहे हैं उसमें अभी हमने प्रोनाउन का सेशन पूरा किया, जिसमें बेसिक से बेसिक कंपोनेंट भी दिखाने की कोशिश करी ताकि बच्चे का एक काम पूरा हो जाए। तो अगर ये प्रोनाउन पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन और अच्छा है भाई, डेटिंग बैक टू द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर की बात की जा रही है। इंडिया हैज टेंडेड टू अवॉइड, इंडिया ने कोशिश करी अवॉइड करे किसी भी तरीके का अलायंस, दूसरे देश से कोई भी अलायंस अवॉइड करना है। इट्स एबिलिटी टू प्रोजेक्ट पावर रेस्ट लार्जली विद इट्स न्यूक्लियर डेटरेंट, उसकी एक मेन कोशिश थी कि खुद को स्ट्रांग बनाना, बाकी चीजें छोड़ दो और ऐसों का साथ ना दो जो आपको पपेट बना के रखे। बैलेंसिंग बीजिंग, बीजिंग चाइना की बात हो रही है, ग्रेट पावर एम्बिशन, यानी बीजिंग यानी चाइना के बहुत ज्यादा पावर के एम्बिशन थे, इसी वजह से वॉशिंगटन इंटरेस्टेड इन द रीजन आफ्टर यूएस, वॉशिंगटन इसमें इंटरेस्टेड था यूएस के बाद में चाइना के अंदर। उसके बाद में ट्रूप्स पुल आउट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को निकाल लिया, जबकि बहुत लंबे समय तक यहाँ पे यूएस को एक तरीके से नुकसान देखना पड़ा। विल रिक्वायर इंडिया टू रेज इट गेम, अब इंडिया को यहाँ मौका मिला अपनी गेम को बढ़ाने का। और रिस्क लिविंग इट्स लैंड बॉर्डर एंड सी लेन्स वनरेबल, और कहता है कि अब इंडिया के पास मौका है, अगर अपनी गेम को स्ट्रांग नहीं करता है तो इंडिया के जो लैंड बॉर्डर है और सी बॉर्डर्स है वो वल्नरेबल हो जाएंगे, घटने लग जाएंगे। अब यहां पर ऑप्शन आता है कि इंडिया ने पावर प्रोजेक्ट बनाए, वहां पे कहां पे, जाहिर सी बात है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए, तो सही ऑप्शन बनता है उसके बावजूद, उसके बावजूद सही ऑप्शन बनता है उसके बावजूद। अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 बिलियन, इट्स डिप्लोमेटिक कॉर्प्स इज बेयरली लार्जली देन सिंगापुर, यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन या इसके इवन डिप्लोमेट्स इतने ज्यादा हैं जितनी की सिंगापुर की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो यहां पर डिस्पाइट इसलिए आएगा कि इतना होने के बावजूद ऐसा हुआ, इतना होने के बावजूद ऐसा हुआ। इस टॉपिक के लिए रीडिंग प्लस कंजंक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहां पर आपको इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हैविंग द पॉपुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि हैविंग से पहले दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट को जोड़ने के लिए कनेक्टर की आवश्यकता है। ऑल्दो पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है, जबकि ऑलरेडी वहां पे एक तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। ऑल्दो और दो बोथ आर सिमिलर यूज टू शो पॉजिटिव एटीट्यूड सीक्वेंस, जबकि ऑलरेडी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव की बात करनी है। कंजंक्शन के अंदर दो पॉइंट आते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये आपको नोटिस करना है कि कौन सी कंजंक्शन किस एटीट्यूड को नोटिस कर रही है, फ्लो कर रही है, तभी सेंटेंस बन पाते हैं। अभी मैंने सिर्फ आंसर इसलिए बता दिया क्योंकि अभी इसके कंसेप्ट्स मैंने क्लास में पढ़ाए नहीं है, पढ़ाने के बाद धीरे धीरे कवर किए जाए।
द अलायंस लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न सऊदी स्टेट, यानी ये जो अलायंस हुआ है इससे सऊदी की स्टेट में क्या देखने को मिला है, एक फाउंडेशन बनाया, लेड द फाउंडेशन, ठीक है। डैश टू मेक क्लैरिक रिजिड डॉक्ट्रिन वाइडली नोन एज वहाबिज्म, वहाबिज्म बनाया गया है। वहाबिज्म बेसिकली मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम वर्ल्ड बनाना है, अ मेजर फोर्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड, एक बहुत बड़ी फोर्स बनानी है मुस्लिम वर्ल्ड की। एंड नाउ दिस साइट द बर्थ प्लेस ऑफ ऑल बूमिंग अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, और इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर सारी चीजों को देखेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल सेम है बच्चा, यहां पर केवल एक ही चेंज है वर्ब का, वर्ब का चेंज है। तो यहां पर हैज हैव देख लीजिए, हैज हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये भी नोटिस कर लीजिए, हैज और हैव, which has in more recent time used, which has used सही ऑप्शन बन जाएगा, बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। तो हैज हैव के बाद में आसान तरीका है, थर्ड फॉर्म आएगी, which has in more recent time used of its oil wealth। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिक्स्थ एंड फाइनल ट्रायल ऑफ गतिमान एक्सप्रेस, द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस बिटवीन दिल्ली टू आगरा, यानी गतिमान एक्सप्रेस की बात हो रही है, पहली ट्रेन है जो दिल्ली से आगरा की बात कर रही है, जो कंप्लीट हुई है ट्यूसडे को। ड्यूरिंग द ट्रायल, ट्रायल की बात हो रही है, ट्रेन कवर्ड 195 किलोमीटर स्ट्रेच, 115 मिनट में 195 किलोमीटर पार किया है। अब क्लॉकिंग की है इसने, हाईएस्ट स्पीड की है 160 किलोमीटर प्लस की। बीच में यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यानी एक पूरा सेंटेंस आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्सपेक्ट किया था टू फ्लैग ऑफ करे ट्रेन का सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ। अब सेंटेंस को नोटिस करते हैं तो सेंटेंस पूरा सेम है, यहाँ पे कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले नोटिस कीजिए यहाँ पे देन का यूज है, देन का यूज होता है कंपैरिजन करने के लिए, कंपेयर किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। जबकि पॉजिटिव डिग्री गुड कभी कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होती है, गुड होती है पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरिजन मांगता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा मोस्ट दिखाता है सुपरलेटिव डिग्री को, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचता है केवल एक ही, दिस वॉज मोर देन एनी अदर ट्रेन इन द कंट्री, मोर के बाद टू नहीं आता है बच्चा, ये भी गलत हो गया। आसान है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंपनी विल मेक रिस्पॉन्सिबल या रीजनेबल एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई अ न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस एज अ मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद बिफोर द कंपनीज 2016 एनुअल गुड्स मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग की बात हो रही है। अब सबसे पहला सेंटेंस नोटिस करना है यहाँ पे कि कितनी कंपनीज है, एक कंपनीज है या मल्टीपल कंपनीज। तो यहाँ पे जब नोटिस करेंगे तो कंपनी एक है, कंपनी एक है जो आइडेंटिफाई करना चाहती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसके पास कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस हो, सिग्निफिकेंट हो। तो यहाँ पे कंपनीज की बात नहीं हो रही है, एक ही कंपनी है और उसी कंपनी के अंदर ही इन्हें डील करना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये। अब आ जाता है नंबर 2, आता है बात कि कंपनी डीलिंग इन अपैरल्स होता है या अपैरल होगा, क्योंकि बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी सारा का सारा सेम है, तो यहां पर एक ही चीज है। अब अपैरल कहते हैं वियरेबल्स को, अपैरल कहते हैं, अब अपैरल कहते हैं वियरेबल। अब यहां पर नोटिस कीजिए, अपैरल एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल भी अपैरल ही होता है, इसका प्लूरल अपैरल्स नहीं होता है। यहां पर ये क्वेश्चन जो बनता है ये नाउन के आधार पर डिस्टिंग्विश होता है, नाउन के आधार पर, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता है। जब प्लूरल नहीं बनता है तो सही आंसर आपके सामने है। और इस पॉइंट के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आज की क्लास भी यहीं पर हम एंड करते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।